नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है शेर छपर तक के इस एपिसोड में। भारत रत्न की राजनीति देश ने देखा। करीब 15 दिनों के भीतर 5 भारत रत्न इस देश ने इससे पहले कभी नहीं देखे। अधिकतम 3 देने की परंपरा एक साल में थी, लेकिन 5 भारत रत्न एक साल में, वो 15 दिन के भीतर। चुनावी साल में चुनावी भारत रत्न, चुनावी हिंदुत्व देख लिया, चुनावी राम मंदिर, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी देख लिए। रामलला हमारे आपके सबके दिलों में बसते हैं, लेकिन चुनावी रामलला, राम मंदिर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन चुनावी राम मंदिर ने आप देख लिया। तो इस दौर में आप चुनावी भारत रत्न भी देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि भारत रत्न दे जाने वाले लोग जो है भारत रत्न के योग्य नहीं है, जिनको मिला है। एक आध नाम पे आमतौर पे ऐसा लगता है कि भारत रत्न देने का संभवतः फैसला सही नहीं था, लेकिन अधिकांश जो पिछले 15 दिनों में जो भारत रत्न दिए गए, सर्वथा योग्य लोगों को भारत रत्न दिया गया है। अधिकांश भारत रत्न जो पिछले 15 दिनों के भीतर दिया गया, एक आध नाम को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो निजी तौर पे अगर कहे तो सर्वथा योग्य लोग को मिला है। लेकिन क्या भारत रत्न चुनावी बेतरनी पार कराने के लिए है? क्या भारत रत्न के सहारे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 बीजेपी का वो पूरा होगा क्या? 10 सालों के कार्यकाल में उसके एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है क्या? क्या भारत रत्न के सहारे इस भारत देश के भीतर 55 सालों के भीतर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की नौबतें पैदा हुई, वो खत्म हो जाएगी क्या? क्या भारत रत्न के सहारे इस भारत देश के भीतर जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम अगर रियल टर्म्स के भीतर अगर देखा जाए तो क्या भारत रत्न के सहारे वो परिस्थितियां भी खत्म हो जाएगी क्या? जिन परिस्थितियों के भीतर इस भारत देश के भीतर मध्यम वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे, युवा तबका, मुफलिसी में जीने वाले लड़का, छात्र, नौजवान, किसान अपने अपने आंदोलन को लेकर, अपने अपने मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन करते रहे, क्या वो परिस्थितियां भारत रत्न से खत्म हो जाएगी देश में? एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, महान कृषि वैज्ञानिक। एमएस स्वामीनाथन 50% का फॉर्मूला दिया था, C2+। किसान को लागत मूल्य पे 50% एक्स्ट्रा, एमएसपी पे 50% एक्स्ट्रा। क्या वो सब फॉर्मूला देश में लागू हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसान नोएडा के रास्ते दिल्ली कुछ करने की तैयारी में है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दो। किसान नेता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दो। तेलंगाना के भीतर 4 सीटों से आगे बढ़ने की कवायद होती है, तो तेलंगाना से आने वाले नेता और इस भारत देश में आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न सम्मानित कर दो। दरअसल भारत रत्न के सहारे अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को साधना है, अगर भारत रत्न के सहारे सत्ता तय करनी है, तो फिर ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव नहीं हारते। उस दौरान सचिन तेंदुलकर जैसे लोकप्रिय व्यक्ति को भारत रत्न देने के बाद मनमोहन सिंह चुनाव नहीं हारते। 2013 के भीतर उनको भारत रत्न दिया गया और 6 ही महीने बाद के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह की तीसरी शपथ नहीं हो पाई। देश ने देखा। आमतौर पे कहा, मेरा ये ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान भारत के भीतर सचिन तेंदुलकर से ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति शायद नहीं कोई देखा होगा। सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न देने की क्या मनमोहन सिंह की सत्ता वापस लौटी थी? भारत रत्न से गठबंधन बनाया जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके नीतीश कुमार को पलटी मरवाया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके उनके पोते जयंत चौधरी को एनडीए गठबंधन में शामिल करने का रास्ता आसान किया जा सकता है। लेकिन वोटर को उस पाले में लाने का जो रास्ता है, दरअसल ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों के साथ, किसानों के मुद्दों के साथ, अल्पसंख्यकों के मुद्दे के साथ, दलितों के मुद्दे के साथ, गरीबी, मुफलिसी, उन सारे मुद्दों के साथ और इन सारे मुद्दों को अगर इकट्ठा करके देखें तो जनमत को तय करने वाली प्राथमिकताओं के साथ तय होता है, किसी दल के गठबंधन के साथ नहीं। पीएम मोदी की तीसरी शपथ ग्रहण होगी या फिर नहीं होगी, ये सवालों के घेरे में। लेकिन पीएम मोदी की तीसरा टर्म होगा। मई के अंतिम सप्ताह के भीतर नरेंद्र मोदी का तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति की पहली शपथ होगी? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए प्रधानमंत्री चुनने के लिए जब फैसला होगा ना, उससे पहले फैसला जो है 543 लोकसभा की सीटों पर इस देश की जनता अपना एमपी अपने प्रतिनिधियों के रूप में, सांसद के रूप में चुन करके देगी और उन्हीं में से कोई एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा। लेकिन 543 सदस्यीय लोकसभा के भीतर किसे भारत रत्न दिया गया? बूथ के ऊपर जब वोटर बटन दबाने जाते हैं तो ये वहां पर नहीं दिखता कि भारत रत्न किसे दिया गया। बूथ के ऊपर जब वोटर वोट डालने जाते हैं तो उस समय वो अपने पेट की आग का, अपने पेट की भूख का, अपने रोजी रोजगार का
घर कपड़ा मकान का, किसान अपने मुद्दे का, कोटा से लेकर के मुखर्जी तक, नगर तक, कहते हैं ना, मेहनत करने वाला युवा अपने वैकेंसी के लिए इंतजार करता है। रेलवे के वैकेंसी के लिए रेलवे स्टेशनों पे, ट्रैक पे धरना देने वाला युवा उसके लिए सोचते हैं। और दलित चेतना उस परिस्थिति का इंतजार करते हैं कि कब कोई दलित इस देश में प्रधानमंत्री बनेगा। अब ट्राइबल चेतना उस परिस्थिति की ओर इशारा कर देती है कि क्या अपने बूते चुने गए एक ट्राइबल मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार करके ले जाएगी। और ओबीसी और ईबीसी इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट टेबल होने के बावजूद भी उसको लागू क्यों नहीं कराया गया। ये सारे सवाल होंगे। इन सारे सवालों के आश्रय राजनीति भी होगी और इस राजनीति के सहारे चुनावी हिंदुत्व भी सामने आएगा, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी सामने होगी। राहुल गांधी भी आएंगे तो पीएम मोदी भी सामने आएंगे। राम लला का भी इस्तेमाल होगा तो ओबीसी के मुद्दे का भी इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी की जाति भी पूछी जाएगी तो राहुल गांधी की भी जाति ऊंची बता दी जाएगी, उनका गोत्र तक पूछा बताया जाएगा। और इन सबों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के सहारे दलित चेतना भी खड़ी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो जयंत चौधरी को जो लाठियां बरसाई गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा, पुलिस के द्वारा, महिला पहलवान जब अपनी दिल्ली में अपनी आबरू की रक्षा के लिए बैठी थी, वहां ज्यादातर जाट समुदाय के लोग थे, किसान परिवार की महिलाएं थी। वो दिन भी याद करेंगे कि वो जयंत चौधरी ने किनके साथ जाकर के समझौता कर लिया है। तो इन सारे मुद्दों के आश्रय चुनाव का केवल एक ही हिस्सा तय होगा, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन सवाल उठता है कि किसके आश्रय चुनाव तय होगा। एक हिस्सा तो आपके सामने है। तो दरअसल इस 2024 के लोकसभा चुनाव को तय करने के लिए 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, 4 तरह के वोट होते हैं। यही 4 वोटर तय करने जा रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। यही 4 ये बात को तय करेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीतिक दलों की विचारधारा रूपी मशीन के भीतर कौन सी मेमोरी लगेगी और कौन सी वोटों की चिप फेल हो जाएगी। सियासी तौर पर राजनीतिक दलों की विचारधारा मशीन पे, मतलब कोई वामपंथ की बात करेगा, कोई दक्षिण पंथ, कोई मशीन आकर के ये भी कहेगा कॉर्पोरेट नेशनलिज्म, कॉर्पोरेट राष्ट्रवाद की भी बात होगी, कोई समाजवाद की बात करने वाली मशीन होगी। लेकिन सबके भीतर जो है जिस मेमोरी की चाहत होगी वो मेमोरी होगी सत्ता की मेमोरी है। तो फिर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा मशीन से सत्ता की उसमें से मेमोरी कैसे निकलेगी, इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए कि कुल 4 तरह के वोट होंगे। यही 4 डिसाइड कर देंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतकर कौन आएगा। पहला, किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन का आधार वोट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और आधार वोटर के तौर पर, उसके केस स्टडी के तौर पर अगर यूपी बिहार को रखे तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नरेंद्र मोदी के सहारे खरा वोट होगा। भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट जिसको आप कह सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी के सहारे होना हो, भारतीय जनता पार्टी और संघ के सहारे जरूर रहेगा, तो उनका एक आधार वोट हो जाएगा। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के हिसाब से अगर देखा जाए, उसके मद्देनजर देखेंगे तो एक आधार वोट MOI समीकरण होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। इस तरह दूसरे राज्य में अलग अलग समीकरण होंगे, कहीं खान, कहीं रेड्डी, कहीं जाट, कभी कामबा, कभी यादव, मतलब किसी न किसी के लिए अपने अपने आधार वोट होंगे, दल या फिर गठबंधन के, पार्टी या उनके अलायंस के, चाहे एनडीए अलायंस के हो, चाहे इंडिया अलायंस के हो, या अन्य तीसरे दल का हो। लेकिन क्या इसी से काम चल जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल नहीं। एक दूसरा वोट वहीं पे और होगा, और दूसरा वोट कौन होगा? वो कैंडिडेट का वोट होगा। कौन व्यक्ति कितना पावरफुल है, जिस सीट पर जिस व्यक्ति को जिस सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, जो उनको टिकट मिलेगा, उस कैंडिडेट उस एरिया में कितना अपने आप में महत्व रखता है, एक उसका वोट होगा। एक कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल का उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में कितनी ताकत है। एक ये भी कहा जाता है आरके सिंह के आरा के भीतर कितनी ताकत होती है। ये भी बताया जाता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में रवि किशन को क्यों उतारती है, क्योंकि रवि किशन के साथ एक सरनेम भी जुड़ता है जो उनकी ब्राह्मण जाति का इशारा कर देता है। तो एक वही दूसरा वोट होता है कैंडिडेट के सामुदायिक समीकरण, उनके जातीय समीकरण का भी होता है। और तीसरे वोट जो इस देश में होते हैं, तीसरे वोटर वो वोटर होते हैं, वो फ्लोटिंग वोट होती है। उसको ये कह सकते हैं फ्लोटिंग वोट, किसी के लिए बेरोजगारी मुद्दा, किसी के लिए महंगाई मुद्दा, किसी के लिए गरीबी मुद्दा, किसी के लिए राम मंदिर मुद्दा, किसी के लिए चुनावी हिंदुत्व मुद्दा, किसी के लिए रोजी रोजगार ये मुद्दा, किसी के लिए अल्पसंख्यक,
किसी के लिए अल्पसंख्यकों से तथाकथित घृणा मुद्दा होती है, तो किसी व्यक्ति के लिए महंगाई भी इस दौर का मुद्दा है, तो किसान की एमएसपी गारंटी भी मुद्दा है, किसी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी भी मुद्दा है। इस देश के तमाम तरह इस देश में मुद्दे, किसी के लिए आरक्षण भी एक मुद्दा है, जातीय जनगणना कास्ट सेंसस भी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो एक तीसरे तरह का वोट होते हैं। अब अंतिम और चौथे वोटर की अगर बात करें तो इस देश में चौथा वोटर होता है, काफी महत्वपूर्ण था, और उससे अगर आम भाषा में अगर कहे तो एक कहते हैं ना कि फाइनल टच, फिनिशिंग टच, जो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि उस इनिंग को समाप्त करने का काम करते हैं, वो चौथा वोटर होता है। वो चौथा वोटर इस देश में सीएम पीएम कैंडिडेट का। लोकसभा चुनाव है तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है केंद्र में, उनके सामुदायिक चेतना क्या है, उनके पीछे कौन सा वोट खड़ा है, वो सारा वोट होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी है, इंडिया अलायंस के पास चेहरा घोषित नहीं है, लेकिन काफी जल्द ऐसा आशा किया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो पीएम मोदी आए थे तो कौन सा वोट उनका जुड़ा था 2013 के भीतर, मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति का हूं, ये सारे, मैं चाय बेचता हूं, ये सारे शब्द पीएम मोदी के मुख से निकला हुआ शब्द था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के सारे वोट बटोरने की बारी आई तो विपक्ष यहाँ पर फेल होता हुआ दिख गया। और विपक्ष इसलिए भी फेल होता हुआ दिख गया क्योंकि मनमोहन सिंह 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे उनकी ओर से तो इनकार की खबर होती थी, और हालात भी वैसे नहीं थे। राहुल गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान करने में दिक्कतें थी कि राहुल गांधी के साथ कोई सामुदायिक और जातीय चेतना जुड़ ही नहीं रही थी। और उसी दौरान 2014 के भीतर यूपीए मात खा गया, कांग्रेस पार्टी मात खा गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। 2019 में हालात भी थे, परिस्थितियां पक्ष में काफी हद तक थी। एक तो बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक और सेना के नाम पर वोट मांगने की कवायद देश में, और इन सब से आगे बढ़कर के अगर आप देखें तो राजनीति के भीतर कांग्रेस पार्टी का आज की परिस्थितियों से 90 के दशक के बाद की परिस्थितियों से तालमेल बिठा पाने में असक्षमता एक जिम्मेदारी थी कांग्रेस की। और जब अक्षमता जिम्मेदारी थी तो आज के दौर में यह बात तय माना जा रहा है कि उस अक्षमता से निकल करके सीधे सीधे कहे तो वोट डालने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, सामुदायिक चेतना का विकास करने के लिए, उसे जागृत करने ने, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को उभारने के लिए जो भी हथकंडे 2013-14 के दौर में नरेंद्र मोदी को लाकर के ओबीसी ईबीसी वोटों को साधा गया, उसी वोटों को साधने के लिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया जाएगा। मतलब उसी वोट को नहीं कह सकते, उसी प्रकार से दलित वोटों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और चुनावी हिंदुत्व और 5 किलो के राशन के लालच में पड़े हुए वोटर को निकाल करके उस दिशा में लाने की एक कवायद हो सकती है। पूरी संभावना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान हो जाए, प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट हो, और क्यों नहीं हो, मायावती आज के दौर में अगर कहे तो कांशीराम की विरासत काफी हद तक शिथिल पड़ी हुई है। वो चुनाव के भीतर काफी एक्टिव नहीं दिखती है, दलितों के सामने कोई विकल्प नहीं दिखता, तो 5 किलो राशन के मोह माया में चुनावी हिंदुत्व की रेखाओं के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ट्राइबल कॉन्शियसनेस की अगर बात हो, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बना गए, क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जाती है, लेकिन क्या राम मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया जा सकता? क्या एक आदिवासी महिला से राष्ट्रपति, जो खुद राष्ट्रपति पद पे पदासीन है, महामहिम है देश के, क्या उनसे राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कराया जा सकता था? ये सारे सवाल होते हैं, और सवाल तो अब गहरा होता है जब इस भारत देश के भीतर अपने ही बूते, अपने नाम के बूते, अपने गठबंधन के लिए बहुमत हासिल करने वाले एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल के भीतर डाल दिया जाता है। वो मुख्यमंत्री से भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ परिस्थितियां भी अभूतपूर्व हो जाती है। तो इस भूतपूर्व और अभूतपूर्व के दौर में ही किसके आगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री का पदनाम जुड़ सकता है और किसके साथ जो है प्रधानमंत्री पद जुड़ सकता है, ये 4 तरह के वोट ही तय करेंगे देश में। और चारों तरह के वोट के सहारे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट को साधने वाले नेता, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या दल या नेता या गठबंधन, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, जो भी टक्कर देता हुआ दिखेगा वही लड़ाई में 2024 के लड़ाई में आगे जाएगा। और जो टक्कर नहीं देगा, लड़ाई में आगे जाने की बात करें, लड़ाई में आने के लिए टक्कर जरूरी है, मुकाबले में खड़े होने के लिए, उसको धारदार तेज करने के लिए मौजूदा समय में पीएम सीएम का चेहरा जरूरी है। राहुल गांधी फ्लोटिंग वोटिंग को अपने साथ जोड़ने के लिए
कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगे हुए है देश की आम जनता के साथ संवाद करने में। सारी कहानी है आपके सामने है, देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।